की पॉलिटिकल सुर्खियों में सबसे अहम पॉलिटिकल सुर्खी है जेसीसी सुप्रीमो अजीत जोगी का अमित शाह से मिलना। दिल्ली में ये मुलाकात सोमवार को ही, लेकिन ये दोनों अमित मिलकर क्या खिचड़ी पका रहे हैं, किसको किसके फायदे होने वाले हैं, कितना नुकसान होने वाला है, इसी की गणित समझने के लिए आज हम आप पहुंचे हैं प्रदीप पंडित जी के पास, सीनियर जर्नलिस्ट और उससे भी बड़े पॉलिटिकल एक्सपर्ट। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है छत्तीसगढ़ राउंड अप पर। सबसे बड़ा सवाल सर, दोनों अमित मिले, अमित शाह और अमित जोगी। अमित जोगी यहाँ छत्तीसगढ़ विधानसभा में उन्होंने ज्यादा इंपैक्ट तो नहीं कर पाए, लेकिन अब लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं 2024 में, बहुत करीब आ चुके हैं, तो ये जो इक्वेशन है इसको सीधे बैठाने की कोशिश की जा रही है। क्या आप इसका निकाल पा रहे हैं? लेकिन हाँ, इससे पहले कि मैं आप सभी को इस प्रश्न का जवाब दिलवाऊं प्रदीप पंडित जी से, मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। आप सभी का स्वागत है, नमस्कार, जय जौहार छत्तीसगढ़ राउंड अप में। मैं सुमी राजप्पन और आज का हम विश्लेषण इसी चीज पर करेंगे। मैं हड़बड़ाहट में इतनी ज्यादा थी कि मुझे इस चीज को विश्लेषण करना है कि किस तरह से ये फायदा देने वाला है भारतीय जनता पार्टी को। यूजुअली सर ये माना जाता है कि अमित शाह अगर किसी को टाइम दे रहे हैं मिलने का, तो कहीं ना कहीं कोई खिचड़ी तो पक रही है। आपको लगता है कि खिचड़ी पक रही है और आने वाले दिनों में शायद अमित जोगी पार्टी फोल्ड भारतीय जनता पार्टी में आ जाए? खिचड़ी क्या पक रही है, निश्चित ही सीधा समीकरण बन रहा है। हाँ, हाँ। और ये बात अजीत जोगी के बाद से इनकी पूरी पार्टी इस प्रयास में रही। पहले रेणु जोगी की बातचीत सोनिया गांधी से चल रही थी जी। और लंबे समय तक चली भी। सोनिया गांधी ने उनको मना भी नहीं किया आउटराइटली, उनके दशकों पुराने ताल्लुकात एक दूसरे से रहे हैं। जी। लेकिन उन्होंने उनकी पार्टी को विलय कराने के लिए प्रदेश इकाई को नामित कर दिया कि वही फैसला करेंगे। उन लोगों ने फैसला किया नहीं, तो वो कांग्रेस में उस तरह विलय उनका नहीं हो पाया। पिछले दिनों सागौन में इनकी एक बैठक हुई, इन्होंने पार्टी के सारे लोगों को बुलाया, अमित जोगी ने उसकी अध्यक्षता की और ये तय किया गया कि भाई अब क्या किया जाए। अमित जोगी स्वयं भूपेश बघेल के खिलाफ चुनाव लड़ने पाटन पहुंचे, 5,000 से कम वोट हासिल किया उन्होंने। तो जनाधार जैसी कोई स्थिति उनकी है ऐसा लगता नहीं है। लेकिन अब वे उनकी सागौन की बैठक के बाद ये तय हो गया था कि ये संपूर्ण पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी में शरीक होना चाहते हैं। इनकी ज़रूरत हो सकती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इनकी कोई ज़रूरत है ऐसा मुझे जो है नहीं लगता। जो भी वोट बैंक इनके पास रहा है, छोटा बड़ा, वो सारा वोट बैंक अजीत जोगी का था। थोड़ी बहुत जो क्षमता है वो रेणु जी में है, लेकिन अब वो भी उम्र दराज हो गई हैं। अब अमित जोगी के पास कितने और कौन से वोट हैं और उसका भारतीय जनता पार्टी को क्या लाभ होगा, ये तो वे लोग जाने जिन्होंने इसका वो पूरा प्रतिफलन निकाला हो। मैं तो इसमें साफ साफ ये राय रखता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक विशाल चाइना की जो पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, उससे भी बड़ा संगठन है भारतीय जनता पार्टी, और उसे किसी अमित जोगी की जरूरत नहीं है। तो वो, लेकिन वे इस प्रयास में हैं कि वे सारे ही लोग, मैंने जो भी पार्टी में बचे हुए हैं, जो पहले थे धर्मजीत सिंह वगैरह, वो तो आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं ही, तो अब इनके पास तो कोई है नहीं, लेकिन फिर भी जो भी लोग हैं उनके साथ ये भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, तो इनके लिए तो पर्याप्त अवसर हो सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इनसे किसी अवसर को भुना पाएगी ऐसा मुझे नहीं लगता। सर, आपने वोट बैंक की बात कही, यहाँ पर वोट बैंक ही एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय है। किस तरह से एससी वोट बैंक, 10 सीटें रही हैं विधानसभा चुनाव में, एससी की 10 सीटें रही, उसमें कांग्रेस को इस बार 2023 में 6 सीटें गई, जो कि 2018 की अपेक्षा 1 सीट कम थी। 2018 में कांग्रेस को 7 गई। लेकिन ये समझ आता है इससे कि जो कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस है एससी पॉपुलेशन को लेकर, वो बेहतर रहा और हमेशा से बेहतर रहा है, ये ऐसा मान सकते हैं। तो आपको लगता है, और एससी वोटों पर ही अमित जोगी की एक अच्छी पकड़ मानी जाती है, मारवाड़ी, जांजगीर चांपा, ये सारे वो एरिया है जहां पर बीएसपी और ये थर्ड फ्रंट की पार्टीज अच्छा करती आई हैं। तो आपको लगता है कि एससी वोटों पर धाक बिठाने के लिए शायद हो सकता है ये वक्त मिल गया हो मीटिंग का? और मैं इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि पिछली बार इन्होंने बसपा के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा। बसपा धुर दलित पार्टी है, उसकी विचारधारा अंबेडकर के घानात्मक परिप्रेक्ष्य में देखी और समझी जाती है। उसके बावजूद ये 5 सीटें ला पाए थे। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ये कुछ दलित वोट बैंक की राजनीति में कुछ ज़्यादा होगा। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिला वो क्या है? ओबीसी वोट है, वो ट्राइबल वोट है, साहू समाज का वोट है, जो पिछली बार नहीं मिला था, तो इस बार मिला। तो अब इसका अर्थ ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास ये वोट बैंक बहुत निश्चयात्मक रूप से है और ठोस रूप में है। उसमें किसी ऐड वेड करने से कोई ऐड हो जाएगा ऐसा नहीं है। ये तो एक बगीचे में एक कलगी और आपने कलम लगा दी और आप सोचें कि पूरा उपवन महक जाएगा, तो ऐसा मुझे लगता नहीं है।
अच्छा, आपको लग रहा है कि बिल्कुल ही फायदा नहीं होगा। लेकिन विधानसभा चुनावों की बात करें तो लास्ट मिनट अमित जोगी अपना बैस्टियन छोड़कर एक जोगी बैस्टियन छोड़कर, एक जोगी स्ट्रॉन्ग होल्ड, एक सीट छोड़कर वो आ जाते हैं पाटन, और पाटन में उनको लड़ा दिया जाता है। एक जो कॉमन सेंटिमेंट है वो ये माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं ये समीकरण बैठाया, थर्ड पार्टीज को घेर के रखा, और ये भी एक स्ट्रैटेजी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम आया। तो हो सकता है एक रिवॉर्ड के तौर पे कि वहां पर कुर्बानी दी अमित जोगी ने पाटन में अपनी, तो एक हो सकता है कि एक रिवॉर्ड के तौर पर लोकसभा की सीट जा सकती है। समझिए, सिवाय इसके कि 2003 का जो पहला चुनाव हुआ था छत्तीसगढ़ में, हाँ। विधानसभा का, उस जमाने में एनसीपी थी, जिसे विद्याचरण शुक्ल ने यहाँ बनाया, गठित किया और चुनाव लड़े। 7.5% वोट एनसीपी को उस जमाने में मिला। नतीजतन कह लें या कुछ कह लें, अजीत जोगी उस समय सरकार नहीं बना पाए, वो तो माने मनोनीत किए गए मुख्यमंत्री थे। चुनाव तो पहला ही जो हुआ वो भारतीय जनता पार्टी जीती थी। तो भारतीय जनता पार्टी के पास पर्याप्त समर्थक मौजूद हैं। ये बहुत ज़मीनी पार्टी है और लोगों का काम करती है, उनके लोक कल्याण की नीतियों का ध्यान रखती है और मनुष्यों के सरोकार के प्रति बहुत चिंतित रहते हैं। मैंने आपको पहले भी शायद बताया हो, अमित जोगी अकेले वो प्रबंधक हैं जिन्हें ये बखूबी पता है कि मैं उस अंतिम आदमी तक कैसे पहुंच सकता हूं जिसके बाद अब तक कोई पार्टी नहीं पहुंची। इसी वजह से ये हो सकता है कि वो 2%, 1%, 1.5% वोट का भी गणित कहीं सोच रहे हों, तो बहुत संभव है कि उस गणित में ये कहीं फिट हो जाएं, पर इससे पार्टी को लाभ होगा ऐसा मैं फिर भी मानने को तैयार नहीं हूँ। विधानसभा, ये बात आपकी शायद मैं भी सहमत रखूं, क्योंकि विधानसभा इलेक्शन में भी अगर हम बात करें 2023 की, तो जेसीसी जनता कांग्रेस को इस बार 2% से कम का वोट शेयर मिला है। तो कहीं ना कहीं जैसा कि आप कह रहे हैं, जन आधार उनके पास नहीं है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ के अमित जोगी को पार्टी फोल्ड में ले भी लेती है, तो आपको क्या लगता है उनके लिए सबसे आइडियल लोकसभा सीट कौन सी होगी? बिलासपुर लोकसभा सीट, कोरबा लोकसभा सीट, जहां पर ऐसी पॉपुलेशन ज्यादा है, कौन सी सीट पर आपको लगता है कि एक टिकट देना ठीक है? कोरबा। क्यों ऐसा सर? उनका थोड़ा जनाधार है वहाँ। हाँ। मैंने उनका अभिप्राय अजीत जोगी का, हाँ। वो कुछ ट्रांसलेट हो सकता है। यदि ऐसा होता है तो वो कुछ कर पाएंगे, लेकिन अभी जो उनका परफॉर्मेंस रहा है 5,000 से कम वोट का, वो तो इस बात की इजाजत नहीं देता कि उन्हें टिकट भी दिया जाए। अटकलें ऐसी लगाई जा रही हैं कि आने वाले दिनों में शायद हो सकता है 2-3 दिनों में अनाउंसमेंट हो जाए कि भारतीय जनता पार्टी आ गए हैं। आपको लगता है पार्टी ऐसी कोई गलती करेगी उनको पार्टी में लेने के लिए? मुझे लगता नहीं है। अमित शाह जी से मुलाकात हो जाना ये पर्याप्त संकेत नहीं है कि वो पार्टी में आ रहे हैं। लेकिन ये बड़ा सिंह द्वार है जिसका एक अनुवाद यह है कि वो अंदर आ ही चुके हैं। करेक्ट। तो कहीं ना कहीं ये बात साफ हो रही है कि अमित जोगी हो सकता है आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर काम करें और लोकसभा की एक टिकट भी उनको शायद भारतीय जनता पार्टी दे दे। लेकिन जैसे कि प्रदीप पंडित जी ने कहा, ये बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को जरूरत नहीं है एक और एक कली बगीचे में ऐड करने की। उनके पास वो सारी कलियां हैं जो उनको जरूरत है, और लोकसभा का विनिंग फॉर्मूला उनके पास ऑलरेडी मौजूद है। और छत्तीसगढ़ की इस बार 11 की 11 लोकसभा सीटें हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के पाले में चले जाए, क्योंकि ओबीसी वोट, वुमेन वोट बैंक, फर्स्ट टाइम वोटर्स, ऐसे सारे वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के पास मौजूद है। तो उसमें एससी वोट को साधने के लिए अमित जोगी शायद उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन ना रहे। मैं सुमी राजप्पन आप सभी का शुक्रिया करती हूं। आप सभी अपना फीडबैक छत्तीसगढ़ राउंडअप को लेकर जरूर बांटें और अपना प्यार देते रहिए। मुझे और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे को विदा दीजिए। बने रहिए छत्तीसगढ़ तक पर। नमस्कार, जय जवाहर।